अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीएफ फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है, क्या पाकिस्तान को AH-1Z वाइपर्स दोबारा मिलने वाले हैं? तो इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो रिसेंटली जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, वो यूएस टूर के ऊपर कल रवाना हो चुके हैं। और बेसिकली ये जो यूएस टूर है उनका, वो डिफेंस के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे जो यूएस और पाकिस्तान की डिफेंस कोऑपरेशन इतनी देर से रुकी हुई है, उसमें हमें थोड़ी लीनियंसी देखने को मिलेगी और जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो पाकिस्तान और यूएस के दरमियान वो दोबारा से शायद शुरू हो सके। तो इन दो कंट्रीज के दरमियान जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो एक डील पर बहुत ज्यादा फंसी हुई है, जो कि AH-1Z वाइपर्स की डील है। तो पाकिस्तान ने तकरीबन 16 के करीब AH-1Z वाइपर्स लेने का ऐलान किया था और उसको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अप्रूव भी किया था। और इसकी जो पेमेंट थी वो पाकिस्तान को नहीं करनी थी। ये हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को कोएलिशन सपोर्ट फंड के तहत दिए जाने थे, यानी कि पैसे इसके अमेरिका ने पे करने थे, हमने कुछ नहीं देना था। तो इनकी डिलीवरीज जो थी अमेरिका ने वो रोक ली थी और माना जाता है कि ये अभी भी अमेरिका के A-Mark स्टोरेज में पड़े हुए हैं। तो इनके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये अभी भी स्टोरेज में है या इनको किसी और कंट्री को सेल कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो मेन एक पॉइंट है कि क्या हम अगर हमें दोबारा AH-1Z वाइपर्स ऑफर किए जाते हैं तो क्या हमें वो हेलीकॉप्टर्स लेने चाहिए? और इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज कैपेबिलिटी वाइज ये हेलीकॉप्टर्स अनपैरेलल हैं किसी भी और हेलीकॉप्टर के इन द रीजन। इवन AH-64 अपाची के साथ भी इनको कंपेयर करें तो ये जो AH-1Z वाइपर्स हैं ये ज़्यादा एडवांस हैं और पोटेंट हैं। लेकिन यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि जब हम इन्हें अक्वायर करेंगे अमेरिका से तो इनके साथ अमेरिका की जो क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी हमारे पास आएंगी। और आपको पता है कि अमेरिका की रिस्ट्रिक्शंस कैसी होती हैं। वो फ्यूचर में इनके स्पेयर पार्ट्स को लेकर मसला खड़ा कर सकता है, इनके वेपन्स को लेकर मसला खड़ा कर सकता है, ऑल दिस स्टफ। लेकिन अगर हम बाय करते हैं चाइनीज या टर्किश हेलीकॉप्टर्स जो कि Z-10ME या फिर T-129 अटैक होगा, तो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, स्पेशली तब जब तुर्की जो है T-129 के अंदर अपना इंजन लगा लेगा। अब उस इंजन की जो रिलायबिलिटी है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन तुर्की की एक थोड़ी बहुत हिस्ट्री रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक अच्छा ही इंजन बनाएंगे। तो ऑल एंड ऑल जो T-129 के साथ भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत ही कम होंगी, और जो Z-10ME है उसको तो हम जैसे मर्जी चाहे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हमने फ्री हो जाना है, लेकिन बहुत मिनिमल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं। और Z-10ME की कैपेबिलिटीज़ स्पेशली कुछ ऐसी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस हेलीकॉप्टर्स को भी पीछे छोड़ती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा उसके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की रेंज है जो कि तकरीबन एक स्टैंड ऑफ रेंज मानी जाती है। ओवरऑल यहाँ पे किसी एक को चूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन डिपेंड करता है। अगर आपको अमेरिका थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस में नरमी ज़ाहिर करता है और साथ में वो हेलीकॉप्टर्स आपको दे रहा है, उसके साथ मिसाइल्स आपको मिल रही हैं, तकरीबन 600 से 800 के करीब हेलफायर मिसाइल्स आपको मिल रही हैं और सारा कुछ फ्री में मिल रहा है, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है लेने को। लेकिन फिर अगर वही रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती हैं तो डेफिनेटली ये जो डील है आगे जाके भी थोड़ा बहुत हमें तंग करेगी। इससे अच्छा है कि हम इसको पहले ही इससे इज्तनाब करें और वो प्लेटफॉर्म चूज़ करें जो कि लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा दे। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर होंगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।